हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग डिविएंस की थ्योरीज को लेके पढ़ेंगे। हमने डिविएंस के बारे में समझा कि डिविएंस क्या होता है। जब किसी भी सिस्टम को, किसी भी व्यवस्था के जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स है, उसकी वैल्यूज़ है, उसकी पाथ है, उससे जब हम डिवाइड करते हैं, डिपार्ट कर जाते हैं, तो उसको हम डिविएंस कहते हैं। ठीक है, तो इस डिविएंस को लेके जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी है, उसको आज हम हमारी इस क्लास में पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरीज में। तो साइंटिस्ट ने, जो भी क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं उनको हम साइंटिस्ट कहते हैं क्योंकि उन्होंने क्राइम और साइंस को आपस में कनेक्ट किया है, उन्होंने थ्योरीज बताई है अलग अलग। तो फर्स्ट थ्योरी है बायोलॉजिकल थ्योरीज, जो कि हेरेडिटी को फोकस करती है, एनाटॉमिकल को, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को ट्रेन करती है, जिसमें हम अलग अलग पढ़ते हैं कि कैसे फिजियोलॉजिकल्स जो हैं, आपके जो शारीरिक क्षमताएं हैं, जो अलग अलग विभिन्नताएं हैं, वो कैसे इफ़ेक्ट करती है डिविएंस को। नेक्स्ट उसके बाद आती है साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस, जो कि दिमागी रूप से आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप एग्रेशंस करते हो, फ्रस्ट्रेटेड होते हो, है ना, इन पे फोकस करती है और बताती है कि आपका जो मेंटलिटी है क्राइम में उसका कितना रोल होता है। देन फिर हम पढ़ते हैं सोशलॉजिस्ट, जिसमें सोशियो कल्चर फैक्टर्स को उन्होंने एम्फेसिस किया है, उसको उन्होंने फोकस किया है और ये बताने की कोशिश की है कि कैसे जो आपके सोशल है, जो आपका कल्चर है, वो कैसे इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो कैसे क्राइम को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, कैसे आपके डिविएंस बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। तो वो हम इस अलग अलग आज की इस क्लास में हम आज पढ़ेंगे। यानी कि डिविएंस की जो थ्योरी है, बायोलॉजिकल थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी और सोशल कल्चर थ्योरी, इन तीनों को, जो कि और भी थ्योरीज़ है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है डिविएंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपका थ्योरी है, आती है बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस। बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ डिविएंस आर जनरली ट्रेस बैक टू इटालियन फिजिकल साइकेट्रिस्ट लोम्ब्रोसो। लोम्ब्रोसो का नाम आपने पहले भी सुना होगा। लोम्ब्रोसो ने क्या किया था, इन्होंने साइंस को क्राइम के साथ कनेक्ट करके स्टडी किया था, इन्होंने साइंटिफिक वे में क्राइम को पढ़ा था। तो इन्होंने ही बायोलॉजिकल थ्योरीज निकाली, इन्होंने बताया कि कैसे जो क्रिमिनल हैं उनके फिज़िकल कैरेक्टर को उन्होंने स्टडी किया कि जो क्रिमिनल है अलग अलग उनकी शारीरिक बनावट कैसी है। ठीक है, तो इसको इन्होंने स्टडी किया और स्टडी करके इन्होंने ये कन्विंस किया उस वक्त कि जो क्रिमिनल होते हैं वो बॉर्न क्रिमिनल टाइप होते हैं, मीन्स जन्मजात होते हैं। क्रिमिनल जो होते हैं वो पैदा होते हैं। ठीक है, मतलब वो जब पैदा होते हैं उनकी शारीरिक बनावट ही क्रिमिनल जैसी होती है। ये अपने आप उसी वक्त आप ये शो कर सकते हो कि ये जो भी पर्सन है या भी जो छोटा बेबी है, ये बड़ा होके कैसे आगे जाके क्रिमिनल बनेगा। तो ये उन्होंने जो बॉर्न क्रिमिनल की जो उन्होंने थ्योरी दी थी, ये भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स में, बायोलॉजिकल जो एक्सप्लेनेशंस है, थ्योरीज़ है, उसमें ट्रेंड करता है। तो इन्होंने क्या किया था, लोम्ब्रोसो ने क्या किया था कि इन्होंने 400 प्रिजन्स थे, जो कैदी थे, उन्हें इटालियन सोल्जर्स के साथ उसको ग्रुप बना के उन्होंने स्टडी किया था, उनके ऊपर जो भी जेल में कैदी थे उनको स्टडी किया था। और स्टडी करके उन्होंने ये पाया, लोम्ब्रोसो फाउंड that the inmates display certain physical abnormalities such as deviance in head size and shape and eye defect. लोम्ब्रोसो ने क्या देखा, उन्होंने अपनी स्टडी में क्या पाया कि कुछ जो है फिज़िकल एबनॉर्मेलिटीज़ उन्होंने चेक करी कि उनमें क्या देखा कि उनका सर का जो साइज़ है वो कैसा है, उनका शेप कैसा है, उनकी आइज़ कैसी हैं, है ना, उनकी चिन, उनकी ठोड़ी वो कैसी है, कैसे उनके बड़े बड़े हाथ होते हैं। और भी उन्होंने बताया कि जो भी
शरीर है, शरीर की जो बनावट है क्रिमिनल की, वो जो बाकी नॉर्मल पर्सन होते हैं जो क्राइम कमिट नहीं करते हैं, जो कि अच्छे सभ्य व्यक्ति हैं, उनसे जो क्रिमिनल है उनकी शारीरिक बनावट बहुत डिफरेंट होती है। और उन्होंने इसके कुछ एग्जाम्पल दिए, और वो एग्जाम्पल थे, उसका हेड साइज़ जो है वो बड़ा होगा, बड़े सर का होगा, या थोड़ा सा टेढ़ा, मतलब बाकी जो दूसरे जो पर्सन्स हैं उनसे जो एक नॉर्मल जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसका जो बॉडी शेप होगा वो थोड़ा अजीब सा होगा, अजीब इन द सेंस कि वो या तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ब्रॉड होगा, या बहुत बिल्कुल पतला दुबला, बिल्कुल टेढ़ा बाका, जैसे कि हाँ, अगर हम माइथोलॉजिकल में अगर जाते हैं हम, तो ज़्यादातर जो हमारे थे लाइक शकुनी मामा, कैसे थे वो, इस तरह से। अभी आप रिसेंटली जो बाहुबली देखते हो उसमें भी जो मेन विलन था वो कैसा था। तो ये एक इस तरह की जो एक उस वक्त उन्होंने थ्योरी दी थी लोम्ब्रोसो ने, कि जो भी क्रिमिनल है उनकी आइज़ अलग होगी, मीन्स वो या तो थोड़ा टेढ़ा देखते होंगे, या बहुत उनकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी, या उनकी जो ठोड़ी है वो थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना, थोड़ी तीखी ठोड़ी होगी उनकी। उनका 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 जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अलग ही डिफरेंट लगेगा, या उनके बहुत बड़े बड़े हाथ होंगे, उनके आर्म्स जो है वो बहुत लॉन्ग्स होंगे। ये उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए कि इस तरह की बॉडी होगी, और इस तरह की बॉडी से कारण ही वो क्रिमिनल होंगे। दिस लीड हिम टू दी बिलीफ दैट क्रिमिनल टेंडेंसी आर इनहेरेंटेड, यानी कि क्रिमिनल्स की जो बनावट है, उनकी उनके अंदर की जो विशेषताएं हैं कि ये क्रिमिनल है और ये क्रिमिनल नहीं है, ये इनहेरेंट होता। आप ये बात पता कर सकते हो कि आप उस वक्त आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कुछ जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक होती है या कुछ जो बॉडी टाइप्स होते हैं वो क्रिमिनल्स के हैं, ये आप पता कर सकते हो। However, his findings were disproved by later research who conclude there is no such thing as physical type. बाद में ये ज़रूर बात निकल के आई कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई दूसरी रिसर्च भी निकल के आए कि ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप ये पता कर सकें कि कोई फिज़िकल टाइप ऐसा है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये इस तरह की जो फिज़िकल टाइप का पर्सन है वो तो क्रिमिनल है, और इस तरह का जो अगर बॉडी आपकी हुई तो आप क्रिमिनल नहीं होंगे। Lombroso was not only scientist to hold the view that physical traits and deviant behavior are interlinked. 1946 में जो शेल्डन नाम के एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी इसी तरह की एक थ्योरी निकाली, और उन्होंने भी बताया कि कैसे जो अलग अलग बॉडी टाइप्स है या उनके जो बिहेवियर है उसके कारण जो बिहेवियर है वो क्रिमिनल के बिहेवियर को शो करते हैं। तो शेल्डन ने भी लोम्ब्रोसो की जैसी एक थ्योरी दी थी। उन्होंने पीपल्स को 3 टाइप्स के अलग अलग फिज़िकल जो स्ट्रक्चर है उसमें उन्होंने उसको क्लासिफाइड किया था कि 3 तरह की बॉडीज़ होती हैं, 3 तरह के शारीरिक बनावट के लोग होते हैं। फर्स्ट होता है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ होते हैं जो कि यूजली फैट होते हैं, राउंड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मीन्स ऐसे पर्सन्स जो थोड़े से मोटे हो सकते हैं, है ना, जिनका शरीर थोड़ा गोलाई में लिए हुए हो और वो थोड़े से सॉफ्ट हो सकते, तो ऐसे पर्सन्स को उन्होंने एंडोमॉर्फ कहा। उसके बाद उन्होंने मीज़ोमॉर्फ करके एक कैटेगरी बताई जो कि एथलेटिक जैसी बॉडी जिनकी होती है, मस्कुलर्स जो होते हैं, है ना, उनको उन्होंने मीसोमॉर्फ कहा। फिर उन्होंने तीसरी कैटेगरी दी एक्टोमॉर्फ, जो कि बहुत ही स्किनी पर्सन्स है, जो कि जैसे कि हम बहुत ही दुबले पतले, जैसे जिनको हम कहते हैं कि इनका डेवलपमेंट शायद प्रॉपर ना हुआ हो, तो ऐसे करके उन्होंने 3 कैटेगरी दी, एंडोमॉर्फ, मीज़ोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, है ना। तो उन्होंने शेल्डन ने अपनी जो बॉडी टाइप्स बताई उन्होंने उसमें एंडोमॉर्फ, मीज़ोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ करके क्लासिफाइड बताया, और बताया कि इस तरह की 3 तरह की बॉडीज़ जो होती है मेनली वो इस तरह की होती है, उनको इन्होंने ये नाम दिए। ही एसोसिएटेड दीज बॉडी टाइप्स विद सर्टन टेम्परेचर एंड बिहेवियर टेंडेंसी। उन्होंने बताया कि इन सभी जो बॉडी टाइप्स हैं इनके अलग अलग इनके टेंडेंसी होगी, इनके बिहेवियर टेंडेंसी अलग अलग है।
और उन्होंने इसका बताया कि जो मीसोमॉर्फ हैं, जो कि जो ज़्यादा मस्कुलर्स हैं, स्टॉकी एथलेटिक बॉडीज़ टाइप के जो पर्सन्स होते हैं, वो ज़्यादा मतलब थे ना थोड़े से क्राइम की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। Like other biological explanation, these theories was also founded to be inadequate. इस थ्योरीज को भी हम पूरी तरह से नकार सकते, क्योंकि ये इतना मतलब जिसे कहते हैं ना कि प्रूव नहीं कर पाया कि सच में इस तरह की बॉडी स्ट्रक्चर्स के जो लोग हैं क्या वो सच में क्रिमिनल होते हैं, क्या सच में इस तरह की आप उस चीज़ को मान सकते हो कि इस तरह के जो अलग अलग बॉडी टाइप है, मीन्स उनका अगर हेड बड़ा है या उनके हाथ बहुत लंबे या उंगलियां टेढ़ी है या वो लंगड़ा कर चल रहे हैं या कम देखते हैं, कम सुनते हैं, और ऐसे में हम उनको जज कर सकते हैं कि ये क्रिमिनल माइंड का होगा या ये क्राइम कमिट करेगा ही करेगा या इसने क्राइम किया ही होगा या इसका बिहेवियर जो है डीवियंस कैटेगरी में आता है। तो ये हम जो लोम्ब्रोसो है, जो शेल्डन है, वो इसको आगे की जो रिसर्च है, आगे की जो थ्योरीज निकल के आई, वो उसमें डिस्प्रूव किया गया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद एक और थ्योरी निकल के आई कि इसमें क्या होता है कि कुछ जो वायलेंट क्रिमिनल्स होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। ये एक थ्योरी निकल कर आई शेल्डन के तरफ से कि उनकी क्रोमोसोम ही जो है अलग होंगे, मीन्स जो भी क्रिमिनल होगा उसमें XYY क्रोमोसोम होंगे, है ना, बजाय XY के। जो नॉर्मल होता है उसमें XY क्रोमोसोम होंगे, लेकिन जो क्रिमिनल होगा उसमें XYY क्रोमोसोम होंगे। ये अलग थ्योरी निकल के आई। तो इसको भी एशलमैन और कैशन ने थ्योरी को दिया कि शेल्डन के ही इस चीज़ को उन्होंने आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि हाँ, जो भी क्रिमिनल होते हैं, क्योंकि उनका जो शरीर जो एक्स्ट्रा जो उनकी बनावट निकल कर ये है ना, क्यों, क्योंकि उसके क्रोमोसोम में डिफरेंस है। तो ये एक अलग थ्योरी निकल के आई जो कि बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवियंस में निकल के आई, और इसके बाद इस तरह की थ्योरीज़ को जो है पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप किसी की शारीरिक बनावट से आप ये जज नहीं कर सकते कि ये जो है क्रिमिनल होगा या क्रिमिनल नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त इस तरह की थ्योरी निकल के आ रही थी, लोम्ब्रोसो ने दी थी, शेल्डन ने दी थी कि हाँ, जो भी पर्सन है जो क्रिमिनल है उनकी फिज़िकल जो है वो थोड़े से अलग होते बजाय नॉर्मल पर्सन्स के। तो ये उन्होंने एक बायोलॉजिकल उन्होंने एक्सप्लेनेशंस दिया जिसको कि आगे जाके नकार दिया गया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये एक थ्योरी थी, लैम्ब्रोस और शेल्डन ने दी थी। हमें इनको याद रखना चाहिए क्योंकि इसी से हम और आगे बढ़े हैं और रिसर्च में हम और आगे बढ़े हैं कि जब क्रिमिनोलॉजिस्ट जो उन्होंने रिसर्च करी कि क्रिमिनल कैसे होते, क्यों होते, ऐसी क्या स्थितियाँ बनती जिससे कि कोई पर्सन क्रिमिनल बन जाता है, या क्या हम ये बात पहले से ही जज कर सकते हैं कि लाइक उनकी स्कूलिंग ऐसी हो, उनको एजुकेशन ऐसी दी जाए ताकि वो क्राइम की तरफ जाए ही ना, हम ऐसा सोच सकते हैं। तो ये थ्योरीज़ जो हैं कहीं ना कहीं हमारे लिए इसलिए यूज़फुल ज़रूर है और इसलिए हम इसको पढ़ते हैं ताकि हम आगे इसी के बेसिस पे आगे बढ़ें और हम नई चीज़ें निकाल के लेके आएँ। तो भले ही आज इस थ्योरी को नकार दिया गया हो कि नहीं, बायोलॉजिकली इस तरह के फैक्टर्स नहीं होते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप देखिए कि कुछ ना कुछ सच्चाई है। आज भी आप इस तरह के पर्सनस को चेक कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हाँ, आपके अंदर एक कहीं ना कहीं एक संभावना जाती है कि अगर इस तरह का बॉडी का पर्सन है तो कहीं ना कहीं उसका जो माइंड है, क्योंकि समाज उसको इस तरह से ही डील करता है ना, लाइक अगर किसी में फिजिकल कुछ प्रॉब्लम है तो उसको डील इस तरह से करता है, उसको फील इस तरह से कराता है कि वो थोड़ा सा अलग हटके है, बाकी जो समाज है उसको अलग ही फील करा देता है। तो फिर ऐसे में फिर वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कई बार वो गलत रास्ता पकड़ लेता है, डिवियंस बिहेवियर की तरफ टर्न हो जाता है और ऐसे में वो क्रिमिनल बन जाता है। तो ये मतलब बॉन्ड टाइप्स नहीं है जैसा कि लोम्ब्रोसो ने कहा, लेकिन इसी तरह से समाज उनको डील करता है तो कहीं ना कहीं सोशली उन पर इस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है और वो क्राइम की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक थ्योरी थी। सेकंड जो थ्योरी है वो है हमारी, सेकंड थ्योरी जो हमारी थी वो है साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। साइकोलॉजिकल का मतलब ये होता है जो माइंड के बारे में बात करता है, मनोवैज्ञानिक के बारे में बताता है। दीज एक्सप्लेनेशन फोकस ऑन द पर्सन्स हु एंगेज
In deviant behavior, psychological explanation lays emphasis on the mind of the individual rather than body types. वो कहते थे कि भले ही बॉडीज़ कैसी हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि उसका माइंड कैसा, वो क्या सोच रहा है, उसकी सोच कैसी, वो उसके विचार कैसे हैं, है ना। वो पर्सनैलिटी पे आपकी इफ़ेक्ट करेगा, स्ट्रक्चर पे, लर्निंग, गोल्स, इंटरेस्ट, मोटिवेशंस, आपकी विल पावर, फ्रस्ट्रेशंस, ईगो, स्ट्रेन, एंजाइटी, गिल्ट, इन सब फैक्टर्स को ही हम जो है साइकोलॉजिकल्स एक्सप्लेनेशंस में लेते हैं। Social psychologists often consider that the social context of behavior in addition to these subjective factor, हमारे जो भी साइकोलॉजिस्ट है वो ये बताते हैं कि ये जितने भी जो सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहेवियर है ये सभी आपके तभी काम करेंगे जबकि अलग अलग जो आपके जो फैक्टर्स है, लाइक आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, ईगोइस्टिक पर्सन हो, या आपके गोल्स क्या है लाइफ के, आपकी विल पावर कैसी है, आपके मोटिवेशंस कैसे हैं, उस पर इफ़ेक्ट करता है किसी का क्राइम का होना नहीं होना। One group of psychological explanations associates deviance with sickness, arguing the deviance results from a psychological abnormality or mental illness. कुछ जो साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के जो कुछ ग्रुप है वो ये मानता है कि जो डिवियंस होती है वो इस तरह के जो माइंड फैक्टर्स है जिसको हम एबनॉर्मलिटीज़ कह सकते हैं, दिमागी जो विभिन्नताएं हैं अलग, है ना, मेंटल इलनेस है, उनसे निकल के इस तरह के फैक्टर्स आते हैं जिससे हम बीमार हो सकते हैं, आर्ग्यू करने के काम कर सकते हैं। तो इस तरह के जो फैक्टर होते हैं वो क्राइम की तरफ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस इट्स आर्ग्यू दैट मेंटली इल पीपुल्स जो होते हैं वो ड्रग लेते हैं या ड्रिंकिंग ज़्यादा करते हैं, है ना। तो ये एक बात निकल के आती है कि कैसे जो मेंटली इल होते हैं वो डिविएंट एक्ट की तरफ जो है अपने आप को ले जाते हैं और इस तरह के क्राइम करते हैं क्योंकि वो दिमागी रूप से बीमार हैं, है ना। वो अपने आप को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पा रहे और इसीलिए वो इस तरह के काम करते हैं और क्राइम की तरफ वो चले जाते हैं। तो ये एक थ्योरी निकल के आई थी साइकोलॉजिकल्स। सम अदर साइकोलॉजिकल एक्सप्लेन सजेस्ट दैट डिवियंस रिजल्ट फ्रॉम फ्रस्ट्रेटेड, मतलब अभी निकल के आया कि जो दिमागी रूप से इल हो, बीमार हैं, वो क्या करते हैं, वो ड्रग्स ज़्यादा लेते हैं अपने आप को कूल रखने के लिए, अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए, है ना। ड्रग्स ज़्यादा लेंगे या ड्रिंकिंग ज़्यादा करेंगे। वहीं दूसरे जो ग्रुप है वो ये मानते हैं कि जो इस तरह के डिवियंस है वो किसका रिज़ल्ट होते हैं, वो फ्रस्ट्रेशंस का रिज़ल्ट होते हैं। वह नीड्स आर नॉट फुलफिल, जब आपकी नीड्स जो है फुलफिल नहीं होती है तो फ्रस्ट्रेशंस उसका रिज़ल्ट निकल के आता है। फिर वो एग्रेशन में लीड कर जाता है, वो किस में टर्न हो जाता है, एग्रेशन में टर्न हो जाता है। फ्रस्ट्रेशंस ओवर लैक ऑफ मनी कैन लीड टू एग्रेसिव एक्शंस। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा ओवर होता है तो इससे अगर आपके पास पैसे की कमी होती है तो इस तरह का फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा ओवर हो जाता है, फिर वो और ज़्यादा गुस्से में एग्रेसिव एक्शंस में आ जाता है। इसके बाद आप चाइल्ड अब्यूज़ करते हो, रॉबरी करते हो या मर्डर करते हो। तो इस तरह के क्राइम आप तभी करते हो जबकि आपका फ्रस्ट्रेशंस लेवल बढ़ता है, एग्रेशन लेवल ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। और ऐसे में जब आसपास के कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको और ज़्यादा इंस्टिगेट कर देते हैं, वो होते हैं जबकि आपके पास पैसे की कमी हो जाती है या आपकी नीड्स फुलफ़िल नहीं हो पाती है। तो ऐसे में आप क्या करते हो, आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, एग्रेशन आपका बढ़ जाता है और आप क्राइम की तरफ बढ़ जाते हो। और वो क्राइम चाइल्ड अब्यूज़ हो सकता है, रॉबरी हो सकता है और इवन मर्डर भी हो सकता है। वन डिफ़िकल्टी विद दीज एक्सप्लेनेशन इज़ दैट फ्रस्ट्रेशंस इज़ डिफाइंड इन सच अ वेरी ब्रॉड मैनर। इस जो एक्सप्लेनेशन की अगर एक बात देखी जाए कि इन्होंने जो फ्रस्ट्रेशन है उसको बहुत हाईलाइट किया उन्होंने कि दिमागी रूप से जो भी बीमार है, सिक है, उनमें फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होता है, उसको उन्होंने बहुत ही ब्रॉड मैनर में डिफ़ाइन किया। दैट इट इंक्लूड ऑलमोस्ट एनी बिहेवियर। उन्होंने इस फ्रस्ट्रेशन को ही हाईलाइट करते हुए बोला कि जितने भी माइंडली बिहेवियर होते हैं वो सब इस फ्रस्ट्रेशन में ही आ गए हैं।
पर उन्होंने ये नहीं बताया, इट डज़ नॉट टेल एस वाई देयर आर सम पीपल हु आर फ्रस्ट्रेटेड बट डू नॉट एक्ट डिविएंटली। कई बार ऐसा होता है जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, लेकिन उनके जो एक्ट होते हैं वो क्राइम की जैसे नहीं होते हैं, क्रिमिनल जैसे नहीं होते। तो इस जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है, इसमें दिमागी रूप से बीमार या दिमागी रूप से जो मेंटली इल पर्सन्स है उनके बारे में बात की गई है कि कैसे वो ड्रग्स की तरफ, ड्रिंकिंग की तरफ चले जाते हैं और इसलिए वो क्राइम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नहीं, वो फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा होते हैं, एग्रेशन उनमें ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्राइम कमिट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम नाम देते हैं साइकोलॉजिकल एनालिटिक थ्योरीज़ में, फ्रूड के वर्क को हम नहीं भूल सकते। फ्रूड का वर्क जो है, फ्रूड की जो थ्योरीज़ है वो ये कहती है कि उन्होंने एक सुपर ईगो करके या कॉन्शियस करके उन्होंने एक डिफ़ाइन किया था कि हर पर्सन में एक ईगो होता है। ईगो मीन्स सेल्फ सेंटर वो होता है, वो अपने बारे में कुछ ना कुछ सोचता है। तो वो जब ईगो सुपर ईगो बन जाता है, मतलब वो और ऊपर बढ़ जाता है, तो तब वो क्राइम की तरफ टर्न करता है। तो ये उन्होंने बताया था। पीपल विथ वीक ईगो, जो कि वीक ईगो से है, सेड टू बी अनेबल टू कंट्रोल देयर इम्पल्स, वो अपने इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने एक्शंस के जो रैशनल कोर्सेज उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, वो क्राइम की तरफ चले जाते हैं। द ग्रेटेस्ट डिफ़िकल्टी विद दीज एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट, अनकॉन्शियस नीड एंड कॉन्शियस इज दैट इज इट इज़ डिफ़िकल्ट इफ़ नॉट इम्पॉसिबल टू टेस्ट दैम एम्पिरिकली। तो इस थ्योरी में सिर्फ एक ही दिक्कत आई थी कि उन्होंने जो कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के बारे में जो बात करी, ईगो के बारे में जो बात करी, आप उसको एम्पिरिकली आप जो है उसको आप जज नहीं कर सकते, आप उसको चेक नहीं कर सकते कि हाँ, इस तरह जो अहंकार या जो ईगो के बारे में जो बात कर रहे हैं उसी के कारण क्राइम होता है नहीं होता है, इसको हम जज नहीं कर सकते। इसके लिए कोई पैरामीटर्स नहीं है, क्योंकि ये केस टू केस वेरी होगा। आप जज नहीं कर पाओगे कि ये सच में इस तरह के ईगो के कारण ही जो है डिविएंस के बिहेवियर को हम आगे बढ़ा रहे हैं क्या। लाइक दी बायोलॉजिकल थ्योरीज explaining deviance, the psychological theories too cannot account adequately for the relative nature of deviance। इस थ्योरीज़ ने जी बायोलॉजिकल थ्योरीज़ की तरह ही हम साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ को ने भी कोई एक पूर्ण रूप से कि हाँ ये ही डिविएंस का नेचर है, ये ही इसी कारण से लोग जो है वो अपने पाथ से डिपार्ट कर जाते हैं, वो अलग हट के रास्ते पकड़ लेते हैं। डिविएंस बिहेवियर का ये नेचर है, ऐसी कोई थ्योरी को एडिक्वेट थ्योरी निकल के नहीं आई। द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल कॉन्टेक्स्ट, variations in rates of deviance and social response to deviance are also not given consideration। उन्होंने सोशल कॉन्टेक्स्ट को या फिर डिविएंस रेट्स के वेरिएशंस को और इसी तरह से क्या सामाजिक जिम्मेदारियां होंगी, उन्होंने इसके बारे में बात ही नहीं करी, इसके बारे में किसी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए। तो इसलिए जो ये थ्योरीज थी, बायोलॉजिकल थ्योरी और साइकोलॉजिकल थ्योरी, वो इतनी एडिक्वेट नहीं निकल के आई। तो ये हमने आज की क्लास में 2 थ्योरी पढ़ी। आई होप आपको समझ आई होगी कि बायोलॉजिकल थ्योरी क्या है, क्या उसमें कहा गया था लोम्ब्रोसो और शेल्डन ने, और साइकोलॉजिकल थ्योरी जिसमें हम फ्रूड को पढ़ते हैं, उन्होंने कैसे कहा, ईगो के बारे में बताया कि कैसे एक पर्सन सेल्फ सेंटर हो सकता है और जब उसकी ये ईगोनेस जब सुपर ईगो में कन्वर्ट हो जाती है तो क्राइम की तरफ चल जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो इसकी तीसरी थ्योरी है सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, वो हम पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आपको कहीं भी इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, समझ ना आए हो, तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।